नमस्कार, केसरी उजाला न्यूज़ में आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत। आज विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिन के उपलक्ष्य में हमारे साथ चर्चा करने मौजूद है डॉक्टर कुमार कामले, जो कि नागपुर के जाने माने साइकाइट्रिस्ट है। तो वक्त ज़ाया ना करते हुए चलिए बढ़ते हैं हमारी चर्चा की ओर। डॉक्टर कुमार, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस शो में। चर्चा को शुरुआत करने से पहले मेरा आपसे पहला सवाल ये होगा कि आखिर ये दिवस मनाया क्यों जाता है? थैंक यू श्रुतिका जी सवाल पूछने के लिए। WHO नाम की जो संस्थान है, विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये हर साल 4 अक्टूबर से लेकर 10 अक्टूबर तक मेंटल हेल्थ वीक मतलब मानसिक आरोग्य सप्ताह मनाता है। इस सप्ताह का मेन उद्देश्य ये है कि लोगों के बीच मानसिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी हुई समस्याओं के बारे में जन जागृति फैलाई जाए, अवेयरनेस फैलाई जाए। हर साल इस अवेयरनेस के लिए अलग अलग तरीके के एक्टिविटीज़ लिए जाते हैं, अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है और हर साल एक मूल स्वरूप से एक थीम दी जाती है। मूल संदेश पहुंचाने के हिसाब से हर साल एक तयशुदा संदेश दिया जाता है और इस साल का संदेश है ग्रेटर इन्वेस्टमेंट, ग्रेटर एक्सेस, मेंटल हेल्थ फॉर ऑल। तो इसका अगर मैं हिंदी में अनुवाद करूँ या सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करना चाहूँ तो मानसिक आरोग्य सभी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा निवेश बढ़ाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाए। तो मूल संदेश ये देना चाहते हैं कि जो आज के तारीख में मानसिक आरोग्य सेवाएं हैं उसमें वृद्धि होने के लिए इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है और वो वृद्धि इन्वेस्टमेंट और ये वृद्धि जो है ये अलग अलग स्तरों पर ज़रूरी है। जैसे नंबर ऑफ़ मेडिकल कॉलेजेस जो है उनकी उनमें साइकेट्रिक से जुड़े हुए डॉक्टर्स जो है उनके इसमें संख्या में वृद्धि होनी चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा साइकेट्रिस्ट ट्रेनिंग में आने चाहिए। साइकेट्रिस्ट के साथ साइकेट्रिक सोशल वर्कर, साइकोलॉजिस्ट, इनकी संख्या में भी वृद्धि की ज़रूरत है। तो इनसे जुड़े हुए जो एजुकेशनल संस्थान है उसमें भी वृद्धि की ज़रूरत है। साथ ही साथ लोगों के बीच में जन जागृति लाने के हिसाब से स्कूली स्तर पर भी मेंटल हेल्थ जो है, मानसिक स्वास्थ्य, इस विषय से जुड़ी हुई जो पढ़ाई में चीज़ें अनुकरण या इंक्लूड किया जा सकता है उसमें भी बढ़ोतरी की ज़रूरत है। इसके लिए जो टीचर्स हैं उनको भी ट्रेनिंग देने की ज़रूरत है, इसमें भी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। आम लोगों के बीच में जन जागृति लाने के लिए मतलब स्कूली स्तर पर हो गया, कॉलेज, मेडिकल कॉलेज स्तर पर हो गया, लेकिन बची हुई जो आम जनता उनके बीच में अगर जन जागृति, अवेयरनेस लाने की ज़रूरत है और ज़्यादा एक्सेस की ज़रूरत है तो इंस्टीट्यूट्स जो है मतलब मेंटल हेल्थ केयर से जुड़े हुए मानसिक स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने वाले जो संस्थान हैं उसके आंकड़ों में वृद्धि की ज़रूरत है, बढ़ोतरी की ज़रूरत है। साथ ही साथ में लोगों के बीच में जिस तरह स्वच्छ भारत अभियान चला था जो जारी है अभी भी, तो उसके बारे में जानकारी हर व्यक्ति को है। तो उस स्तर पर मानसिक आरोग्य से जुड़ी हुई एक संकल्पना या एक क्या कहते हैं अवेयरनेस, उस लेवल का एक प्रोग्राम होने की भी ज़रूरत है। तो ये अलग अलग तरीके की चीज़ों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है और साथ ही साथ केवल इन्वेस्टमेंट इन द सेंस पैसों की इन्वेस्टमेंट में तो मैन पावर की भी इन्वेस्टमेंट है। तो अलग अलग तरीक़ों से इसमें वृद्धि लाने की ज़रूरत है। इसीलिए अगर ये होता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मानसिक आरोग्य सेवाएँ पहुँचाई जा सकती है। तो यही ये मूल उद्देश्य, मूल संदेश है इस साल के मानसिक आरोग्य सप्ताह का। जी डॉक्टर, आखिर ये मानसिक स्वास्थ्य क्या होता है? क्योंकि ज़्यादातर लोगों को शारीरिक स्वास्थ्य पता है लेकिन मानसिक स्वास्थ्य के बारे में जानकारी थोड़ी कम होती है। तो बताइए हमारे दर्शकों को कि मानसिक स्वास्थ्य आखिर क्या होता है? जी, अगर हम शरीर को देखते हैं तो हमारे शरीर में अलग अलग क्या कहते हैं ऑर्गन्स हैं, अलग अलग ऑर्गन्स है, राइट। तो उसमें से एक बहुत इम्पॉर्टेंट ऑर्गन जो है, बहुत महत्वपूर्ण ऑर्गन है, वो है ब्रेन, मगज। तो ब्रेन को जब हम देखते हैं तो कई बार ये सवाल उठता है कि फिर भाई मन कहाँ है। तो इसे आसान भाषा में समझाने के हिसाब से मैं हमेशा एक उदाहरण देता हूँ। जो हम सूर्य को देखते हैं तो सूर्य को देख सकते हैं लेकिन उसकी जो गर्मी है, सूर्य के प्रकाश को देखते हैं लेकिन उसकी जो गर्मी उसे महसूस करते हैं।
इसी तरह ब्रेन का और मन का इसी तरह हम एक एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं कि भाई हम ब्रेन जो है, भेजा जो है वो दिमाग जो है वो बाहर से दिखता है, लेकिन जो चीज़ें महसूस होती है उसे हम मन के तौर पर जानते हैं। मन की परिभाषा करने के लिए एक ऐसी परफेक्ट डेफिनेशन परिभाषा नहीं है मेरे पास, लेकिन मैं अगर ये कहूँ कि मन के क्या क्या कार्य है, तो हमें मन क्या करता है इसके बारे में समझने में आसानी होगी। तो मन के अलग अलग कार्य अगर हम समझने की कोशिश करें तो सबसे पहला, सबसे इम्पोर्टेंट कार्य, बहुत महत्वपूर्ण कार्य है चीज़ें याद रखना, मेमोरी। हमें चीज़ें कल की तारीख क्या है, कल मुझे क्या काम करना है, मेरे वाइफ का बर्थडे कब है, भूलना नहीं है, नहीं तो मुश्किल हो जाएगी। तो अपने वाइफ का बर्थडे कब है ये याद रखना, बॉस ने मुझे क्या काम दिया था ये याद रखना। तो ये सारी चीज़ें जो है इसे मेमोरी कहते हैं। दूसरा इम्पोर्टेंट काम जो है माइंड का या मन का, वो होता है विचार, थिंकिंग या विचार करने की क्षमता की वजह से हम किसी भी तरह की परेशानी या उलझन या समस्या के ऊपर हल निकाल सकते हैं। हम चीज़ें प्लान कर सकते हैं, उसे सही तरीके से कैसे हल किया जाए इसके ऊपर काम कर सकते हैं। ये थिंकिंग की काबिलियत की वजह से होता है। तीसरा महत्वपूर्ण काम है मन का, वो है भावनाएं, इमोशंस। मन में अलग अलग तरीके की भावना होती है। खुशी की भावना होती है, दुख की भावना होती है, बेचैनी होती है, घबराहट होती है, डर की भावना होती है, उत्साह होता है, उमंग होता है। तो ये अलग अलग तरीके की जो भावनाएं हैं, ये भी मन का एक बहुत इम्पोर्टेंट काम है, ये मन से ही उत्पन्न होती है। इसके साथ साथ नींद, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट फंक्शन है हमारे मन का या ब्रेन का, जिसके बारे में हम ज़्यादा सीरियसली सोचते नहीं हैं, लेकिन ये भी बहुत इम्पोर्टेंट फंक्शन है। इसी के साथ कंसंट्रेशन या एकाग्रता, काम में मन लगाकर जो हम काम करते हैं, जो हम हाथ में लिया हुआ काम है वो अगर कर रहे हैं, उसमें मन लगाया हुआ है, तो ये भी मतलब एकाग्रता है, तो ये भी हमारे मन का ही एक बहुत इम्पोर्टेंट फंक्शन है। इसी के साथ साथ मनोलैंगिक फंक्शंस भी होते हैं, या संभोग एंड सेक्स से जुड़े हुए जो काम है वो भी ब्रेन एक बहुत अहम भूमिका निभाता है। तो इस तरह से ये जो हम अलग अलग काम देख रहे हैं, ये इनके द्वारा हम समझ सकते हैं कि मन करता क्या है। अभी मैंने जो ये कामों की सूची बताई, इसमें और भी बहुत सारे फंक्शंस हैं ब्रेन के, लेकिन एक छोटे छोटे तौर पे अगर हम समझने की कोशिश करिए तो अगर ब्रेन या मन अच्छे से काम कर रहा है तो ये सारे फंक्शंस अच्छे से काम करेंगे। लेकिन अगर ब्रेन या मन अच्छे से काम नहीं कर रहा है, मतलब स्वास्थ्यपूर्ण नहीं है, और ये सारे काम सही तरीके से नहीं करेगा, तो स्वाभाविक है उस व्यक्ति को अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में दिक्कतें आ सकती हैं। जैसे अगर मेमोरी में दिक्कत आती है, चीज़ें याद नहीं रहती है, तो उसे काम की जगह पे मुश्किल जा सकती है। उसने कौन सी चीज़ कहाँ रखी है, पैसे की गिनती कितनी है, कितना पैसा लेना है, कितना पैसा देना है, कौन सी तारीख को कौन सा काम करना है, इन चीज़ें, ये ऐसी सारी चीज़ें याद रखने में मुश्किल जा सकती हैं। अगर भावनाओं के ऊपर कंट्रोल नहीं है तो ऐसा हो सकता है दुखी के माहौल में शायद वो खुशी की भावना व्यक्त कर रहा हो, या खुशी का माहौल हो फिर भी लगातार दुखी बना हुआ रहता है। इसी के तरह अगर फोकस या कंसंट्रेशन करने के काम में अगर दिक्कत आती है, तो जो काम भी हाथ में लिया है वो आदमी वो काम छोड़ के किसी और चीज़ में ध्यान लगेगा। अगर समझ लीजिए आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हो और आपका ध्यान रास्ते पर नहीं है, कहीं और चला गया, तो आप जानते हैं क्या हो सकता है, काफ़ी ख़तरनाक चीज़ हो सकती है, कुछ हादसा हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है। अगर नींद सही तरीके से नहीं पूरी की गई, सही तरीके से पूरी नहीं होती है, तो आप सभी ने कभी ना कभी एक्सपीरियंस किया होगा, दूसरे दिन लगातार हमें दिन भर नींद के जैसे लगता है, और फिर जो काम करते रहते तो उसमें भी बराबर से ध्यान नहीं लगता। तो अगर मन अपना काम सही तरीके से करता है तो स्वाभाविक तौर पर व्यक्ति का ओवरऑल जो बाकी का स्वास्थ्य है वो भी अच्छे तरीके से, मतलब शारीरिक स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है, सामाजिक स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है, पारिवारिक स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। अलग अलग जो वलय है, अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं जो स्वास्थ्य के हम सोचते हैं, उन सारी चीज़ों में इजाफा ही होता है। जी, लेकिन डॉक्टर, ये मानसिक स्वास्थ्य आवश्यक क्यों है हमारी ज़िंदगी में?
जी, जैसे मैंने जस्ट अभी उसके बारे में बताया था कि अगर व्यक्ति मानसिक रूप से तंदुरुस्त है तो वो काम की जगह पर सही तरीके से काम कर पाएगा, चीज़ें याद रख पाएगा, काम पर फोकस कर पाएगा, काम पर ध्यान देने की वजह से सही समय में उसको काम ख़त्म करने में फ़ायदा होगा। लोगों के साथ किस तरह बातचीत करेगा, अगर उसकी भावनाओं पर कंट्रोल रहता है तो सही तरीके से भावनाएं व्यक्त कर पाएगा। विचार अगर सही तरीके से कर सकता है तो आने वाली मुश्किलों का सामना वो सही तरीके कर सकता है। कोई भी काम अगर उसके सामने दिया जाता है तो वो उसको किस तरह कंप्लीट करेगा, उसके मामले में फ़ायदा होता है। तो ओवरऑल अगर ज़िंदगी जीना है तो मन ये बहुत अहम भूमिका निभाता है, क्योंकि आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी जीने के लिए आपका ब्रेन और आपका मन जो है यही तय करता है किस तरीके से काम किए जाने हैं। तो अगर मन स्वास्थ्यपूर्ण है, मानसिक स्वास्थ्य अच्छा है, तो स्वाभाविक है बाकी चीज़ों पर भी उसका पॉजिटिव असर पड़ता है। एक सिंपल सा उदाहरण और थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा, अगर नींद सही नहीं होती तो कई बार दूसरे दिन लोगों को एसिडिटी की परेशानी होती है, खाना नहीं खाते हैं। फिर खाना नहीं खाते हैं तो स्वाभाविक है थोड़ी सी शारीरिक कमज़ोरी महसूस होने की भी संभावना होती है। तो इनडायरेक्टली आप देखोगे मन ने अपना नींद का काम नहीं सही तरीके से किया तो शरीर को भूख की गड़बड़ी हो गई, शारीरिक स्वास्थ्य पर भी असर पड़ा। जी, हमने अभी मन की बात की, मानसिक स्वास्थ्य के बारे में बात की और हमारे दर्शकों को आई थिंक थोड़ी सी बेसिक नॉलेज इसके बारे में आ गई होगी। लेकिन क्या डॉक्टर मन से या मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी ऐसी बीमारियां भी होती है? जी, ये बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने श्रुतिका जी। मन से जुड़ी हुई कई सारी बीमारियां हैं, लेकिन मैं मोटे मोटे तौर पर एक बेसिक आपको सूची बताना चाहूँगा, जिससे हमें जो कॉमन बीमारियां है उसके बारे में एक जानकारी देना चाहूँगा। सबसे ज़्यादा कॉमन जो बीमारी देखी गई है वो है डिप्रेशन, उदासी की बीमारी। उसके बाद कई लोगों में बेचैनी की बीमारी भी काफ़ी आम तौर पर देखी गई है। और एक जो बीमारी है जिसके बारे में ज़्यादा लोग बीमारी मानकर चलते नहीं हैं, लेकिन वो एक बहुत बड़ी समस्या है, वो है नशे की बीमारी। इसी के साथ साथ स्किज़ोफ्रेनिया नाम की भी बीमारी होती है और OCD की भी बीमारी होती है। तो ये एक मोटे मोटे तौर पर मैंने आपको जो बताया वो सूची है बीमारियों की। इसके डिटेल में जब हम जाएंगे तो और भी इसके टाइप्स हैं और भी कई और प्रकार की मानसिक बीमारियां हैं। डॉक्टर, इससे मैं एक डिप्रेशन के बारे में पूछना चाहूँगी, क्योंकि डिप्रेशन ये आजकल बहुत सारे लोगों में पाया जाने लगा है। कोई भी व्यक्ति बहुत इजीली ऐसे बोल देती है कि नहीं मैं तो डिप्रेशन में थी एंड ऑल। तो ये डिप्रेशन आखिर क्या होता है? हाँ, जो आपने ये सवाल पूछा कि मैं डिप्रेशन में थी, इस वाक्य में थोड़ा सा मैं मॉडिफाई करना चाहूँगा। कई लोग जो है डिप्रेशन इस शब्द का अर्थ जो है वो मैं थोड़ा सा अपसेट था, थोड़ी सा मुझे कोई कुछ चीज़ मेरे मन के जैसी नहीं हुई तो मैं थोड़ा सा दुखी था, उसको पकड़कर बोलते हैं। लेकिन जब मैं हमारे मेडिकल की भाषा में बात करता हूँ डिप्रेशन, तो डिप्रेशन ये एक मन के दुख की बीमारी है। मतलब मन में हमेशा लगातार दुख की परिस्थिति रहती है। मैंने जो कहा था मन का एक फंक्शन है भावनाएं, तो मन का फंक्शन जो है भावनाओं का फंक्शन है। इसमें अगर लगातार दुख की भावना चलते रहती है व्यक्ति के मन में, मतलब आसपास खुशी का माहौल भी हो तो भी वो दुखी ही रहता है और सब दुख का माहौल भी हो तो भी वो दुखी रहता है। मतलब उसे आजू बाजू के परिसर में चीज़ें क्या हो रही है उससे कुछ लेना देना नहीं होता, व्यक्ति लगातार दुखी बना हुआ रहता है। तो इसे हम डिप्रेशन कहते हैं। इसमें बाकी के भी लक्षण कई सारे जुड़ के आते हैं, जैसे भूख की कमी हो जाती है, नींद की गड़बड़ी हो जाती है, काम में मन नहीं लगता, बार बार अकेले में रोने को आता है। पहले जिन चीज़ों में मन लगता था, जिस चीज़ों में रुचि थी, जो हॉबीज़ फॉलो करते थे, उसमें भी अब मन नहीं लगता। सेक्स करने का मन नहीं होता है, खाने का मन नहीं करता। ऐसे बहुत सारी चीज़ों में मतलब धीरे धीरे कमी आने लगती है। लोगों से व्यक्ति कटने लगता है, अकेला रहने लगता है, किसी से बात ना करूँ ऐसा मन करता है। तो ये सारे जो लक्षण हैं ये डिप्रेशन से जुड़े हुए लक्षण हैं। आपने जो वाक्य कहा था कि मैं थोड़ी डिप्रेस थी, तो कई बार वो जो होता है वो कुछ समय के लिए होता है, लेकिन जो डिप्रेशन है ये लगातार 10 से 15 दिन कम से कम या उससे भी ज़्यादा समय तक चलते रहता है। तो ये इम्पॉर्टेंट फ़र्क है लोगों का किसी कारण के वजह से दुखी होना और डिप्रेशन के बीच का। और एक और छोटा सा उसमें इम्पॉर्टेंट मैं
पॉइंट बताना चाहूँगा कि डिप्रेशन अगर किसी व्यक्ति को होता है तो ज़रूरी नहीं है कि कोई घटना घटती है, दुखद घटना घटती है और उसके बाद ही वो होगा। कई लोगों के मामले में बगैर किसी दुखद घटना या कोई टेंशन वाली घटना के ना होने के बावजूद भी लोग डिप्रेशन में जाते हैं। जी डॉक्टर, क्या जो लक्षण होते हैं डिप्रेशन के, उनकी संख्याओं पर ये कहीं तो भी डिपेंड करता है क्या कि कोई किस लेवल का डिप्रेस्ड है? जी, मूल तौर पे हम ये बोल सकते हैं कि कितनी सीवियरिटी का डिप्रेशन है, कहाँ पर जो है दवाई की मदद बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है और कहाँ पर एडमिट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो आमतौर पे जब भूख की और नींद की गड़बड़ी लगातार होने लगती है तो हम कहते हैं कि भाई अब तो दवाई और डॉक्टरी सलाह और दवाई की ज़रूरत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके पहले की स्टेज में अगर केवल विचारों की गड़बड़ी चल रही है, शुरुआती दौर है, तो शायद काउंसलिंग बहुत अच्छे से करने के बाद ही इससे वापस आया जा सकता है। लेकिन अगर यही बीमारी बढ़ते रहे तो आगे चल के दवाई की ज़रूरत पड़ती है और इसी का एक कॉम्प्लिकेशन जो कहते हैं, किसी भी बीमारी को अगर वक्त पे कंट्रोल नहीं किया गया तो उसके कॉम्प्लिकेशंस मतलब एक्सट्रीम फॉर्म्स जो देखे जाते हैं, विकोपाला गेलेला स्वरूप, ऐसा अगर हम मराठी में बोले तो सुसाइड के विचार आना, लगातार नकारात्मकता के विचार आना, खुद को कुछ तो भी कर डालो ऐसे विचार आना, खुद को नुकसान पहुंचाने के विचार आना। तो अगर ऐसी परिस्थिति आती है तो वो एक इमरजेंसी के तौर पे हमें ट्रीट करना पड़ता है और वो प्रायोरिटी बेस पे, प्राथमिकता के तौर पे उस व्यक्ति को हॉस्पिटल में एडमिट करने के लिए, साइकेट्रिस्ट के अंदर एडमिट करने के लिए लेके जाना ज़रूरी हो जाता है। जी डॉक्टर, डिप्रेशन छोड़ के और भी आपने कई बीमारियों के नाम लिए, लाइक एंजाइटी और नशे की बीमारी, स्किज़ोफ्रेनिया, तो इस बारे में थोड़ा और विस्तृत जानकारी हमें दीजिए। जी, आप कौन सी बीमारी के बारे में जानना चाहेंगी तो मैं उस हिसाब से आपको जानकारी देना चाहूँगा। जी, आप एंजाइटी के बारे में। एंजाइटी की बीमारी में मैं बताना, जब अगर डिस्क्राइब करना चाहूँ तो बेसिकली इसमें व्यक्ति लगातार चिंता करते रहती है, चिंता या डरी हुई या घबराई हुई रहती है। जो घबराहट रहती है वो बगैर किसी कारण के भी, मतलब उसे हमेशा ऐसा लगता है कुछ तो भी गड़बड़ होने वाला है। चिंता के इस बीमारी के अलग अलग स्वरूप भी देखे गए हैं, जैसे पैनिक डिसऑर्डर। अचानक व्यक्ति की दिल की धड़कन बढ़ जाती है, 10 से 15 मिनट के लिए बहुत धड़कन तेज़ हो जाती है, सांस एकदम तेज़ी से चलने लगती है, मुंह का पानी सूख जाता है, छाती में दर्द हो रहा है, ऐसे लगता है कहीं मेरी सांस लेना बंद ना हो जाए। व्यक्ति को कई बार ऐसा लगता है कहीं मेरी जान ना निकल जाए। तो इस तरह के पैनिक डिसऑर्डर के भी जो लक्षण देखे जाते हैं, ये एंजाइटी के बीमारी से जुड़े हुए एक भाग है। इसी के साथ साथ OCD, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर नाम की जो बीमारी है, इसमें व्यक्ति के मन में लगातार विचार चलते रहते हैं और वो उन विचारों को रोकने के लिए कोई तो भी एक कृति करता है और उस कृति के वजह से उसे कुछ समय के लिए वो विचार जो लगातार चल रहे थे उसके वजह से जो मन में जो बेचैनी की भावना या टेंशन की भावना जो निर्माण हुई थी वो कुछ समय के लिए कम हो जाती है। थोड़ी देर बाद वापस वो विचारों की श्रृंखला शुरू होती है, फिर वापस वही वो जो एक्ट किया, कंपल्शन किया करता है वो करता है, उसके वजह से वापस वो विचार थोड़ी देर के लिए रुक जाते हैं। तो OCD ये एक तरीके का एंजाइटी से जुड़ा हुआ मेंटल हेल्थ इशू है। इसी तरह फोबियाज़ जो हम कहते हैं, मतलब कुछ लोगों को भीड़ भाड़ भरी जगहों में जाने से डर लगता है, कुछ लोगों को लिफ्ट में ट्रैवल करने से डर लगता है और इतना डर लगता है कि वो आम डर के मुकाबले इतना ज़्यादा डरावना लगता है, उन्हें लगता है कि वहाँ पर कुछ तो भी विपरीत ही हो जाएगा और वो उन जगहों पे जाने से ही टालते हैं। मतलब किसी भी हालत में वो वहाँ जाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। सो ये अलग अलग तरीके के एंजाइटी से जुड़े हुए अलग अलग तरीके की जो मानसिक परिस्थितियाँ हैं, ये शॉर्ट में मैंने आपके समझाया है। डॉक्टर, थोड़ी जानकारी हमें नशे की बीमारियों के बारे में भी चाहिए। जी, नशे की बीमारी के बारे में जब भी हम बात करते हैं तो एक बहुत ही आम बात देखी गई है कि जो व्यक्ति नशा करता है
सामाजिक तौर पर, पारिवारिक तौर पर उससे कोई जुड़ना नहीं चाहता। हर कोई यही सोचता है कि ये एक बुरी आदत है, इसका तो कुछ नहीं हो सकता, ये तो ऐसे ही रहेगा, जाने देना, छोड़ना, ये अपना अपना रहेगा तो बेटर है, ये नशा करके आ लेकिन तू हमको किट मत कर। इस तरह का उसके तरफ देखने का दृष्टिकोण होता है लोगों का। लेकिन अगर मैं बताऊं कि ये एक तरह की मन की बीमारी है और इसका इलाज किया जा सकता है, तो शायद लोगों का देखने का नज़रिया बदल जाएगा। इसका एक सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है या फीचर हम जो कहेंगे वो ये है कि व्यक्ति के लिए नशे का पदार्थ प्राप्त करना और नशे का पदार्थ का सेवन करना यही प्राथमिकता बन जाती है। मतलब वो व्यक्ति नशे का पदार्थ लेती है, उसके असर में रहती है, फिर जैसे उसका असर कम होने लगता है, उसको विड्रॉल फीचर्स आने लगते हैं, तो वो क्या करता है, वो वापस नशे का पदार्थ ढूंढने जाता है, नशे का पदार्थ प्राप्त करता है, वापस नशे का पदार्थ का सेवन करता है। ये ऐसे साइकिल चलते रहती है, ये दुष्ट चक्र जो है ये ऐसे ही चलते रहता है। इस वजह से जो व्यक्ति ये नशे के बीमारी में फंसा हुआ है, उसको जो कुछ वो कमाई करता है वो सारी की सारी नशे में डाल देता है, घर परिवार को एक भी पैसा नहीं देता है। उसको अगर काम के जगह पे भी परेशानी हो रही है, वो काम के जगह पर भी नशा करके जा रहा है, तो भी उसे वो प्राथमिकता रहती नहीं कि मुझे काम सही तरीके से हो रहा है कि नहीं, वो देखना है। उसकी प्राथमिकता मुझे नशा करना है, यही रह जाता है। वो परिवार की तरफ ध्यान नहीं देता, समाज में लोग उसके बारे में क्या बोलते हैं उसके बारे में ध्यान नहीं देता। तो इस तरह उसका केवल और केवल प्रायोरिटी जो है वो नशा प्राप्त करना है, नशा करना है, और नशे को प्राप्त करने के लिए कुछ ना कुछ करते रहना है। तो इसी मामले में फिर आगे चल के पैसे की उधारी हो जाती है, घर की चीज़ें बेची जाती है, घर परिवार में झगड़े होते हैं, परिवार में टूटाव हो जाता है, सामाजिक तौर पर भी क्या कहते हैं, समाज निकाला के जैसे हो जाता है। तो इस तरीके से ये बीमारी उस व्यक्ति को ही नहीं तो बाकी लोगों के ऊपर भी प्रभाव करती है। डॉक्टर, आपने मानसिक बीमारियों के चलते जो लक्षण बताए थे उसमें आपने उल्लेख किया था कि नींद ना आना। तो ऐसे भी कई लोग होते हैं जिन्हें नींद नहीं आती तो वो पिल्स लेते हैं, नींद की गोलियां लेते हैं। तो क्या नींद की गोलियों का भी नशा हो सकता है? ये बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने श्रुतिका जी। कई बार क्या होता है कि लोगों को किसी कारण नींद नहीं आती है, फिर वो डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर्स कई बार 1 या 2 दिन के लिए, टेम्पररी बेसिस के लिए, अभी के लिए गोली ले लो, नींद आना शुरू हो जाती है तो फिर बंद कर देना। लेकिन लोग उसके बाद वो गोली का लगातार सेवन जारी रखते हैं। मतलब फिर उसके बाद ऐसा हो जाता है कि व्यक्ति को वो गोली ना ले तो नींद आती ही नहीं है। तो यहाँ पर जो है ये निर्भरता या डिपेंडेंस के स्टेज पर चला जाता है। तो आमतौर पे इस तरीके से नींद की गोली खाने में ये परेशानी होती कि मैंने जैसे कहा कि नींद ये एक मन का बहुत बड़ा काम है। तो अगर मन सही तरीके से काम नहीं कर रहा है तो नींद की गड़बड़ी हो सकती है। लेकिन अगर आप केवल नींद की गोली लेंगे लेकिन मन की बाकी कार्य बराबर तरीके से हो रहे कि नहीं उसके ऊपर काम नहीं करेंगे तो शायद फिर मन पूरी तरह से रिकवर नहीं हो पाएगा, स्वस्थ नहीं हो पाएगा, और इस वजह से फिर वो जो नींद का भी कार्य है उसके लिए भी गोली के ऊपर डिपेंड रहना पड़ेगा। तो कई बार नींद जो है ये कई सारी मानसिक जो बीमारियों का एक मुख्य लक्षण है, नींद की गड़बड़ी। तो अगर हम सिर्फ केवल एक लक्षण के ऊपर, नींद की गड़बड़ी के ऊपर फोकस करेंगे लेकिन बाकी जुड़े हुए लक्षणों पर ध्यान ना दें और बाकी फिर उस बीमारी को ट्रीट नहीं करेंगे तो स्वाभाविक है कि व्यक्ति नींद की गोलियों के ऊपर निर्भर हो सकता है, जो अच्छी बात नहीं है। कई बार पेशेंट्स को हमने देखा है कि डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बगैर भी वो कोशिश करते हैं, कहीं ना कहीं से जुगाड़ करके कोशिश करते रहते हैं कि वो गोली मिलते रहे। लेकिन आजकल लॉ काफ़ी स्ट्रिक्ट हो गया है इस मामले में। लेकिन फिर भी जब ये निर्भरता की बात आती है तो ये ज़रूरी है कि भाई नींद क्यों गड़बड़ हो रही है उसके ऊपर भी काम करना है, रादर देन कि सिर्फ इतना सोचना कि भाई नींद की गोली लेते थे। ऐसे नहीं होता है।
जी डॉक्टर, ये तो बात हो गई मानसिक बीमारियों के बारे में, लेकिन हमें ये जानना है कि आखिर क्या ये मानसिक बीमारियों का इलाज भी पॉसिबल है? जी, मानसिक बीमारियों का इलाज के बारे में हम जब बात करते हैं तो मैं एक बड़े पैमाने पर समझाने की कोशिश करूँगा कि किस तरह के अलग अलग इलाज की सुविधाएं उपलब्ध है। पहला इलाज का तरीका है दवाइयों का, जिसमें दवाइयाँ पेशेंट को दी जाती है। कुछ मामलों में एपिसोडिक तौर पर जब कोई बीमारी होती है, मतलब कुछ समय के लिए ही सीमित बीमारी आती है तो उतने समय के लिए दवाई चलती है। कुछ मामलों में लंबे समय तक अगर बीमारी का कालावधि रहा है, ड्यूरेशन रहा है, तो थोड़े ज़्यादा समय तक दवाई जारी रहती है। और कुछ मामलों में ज़िंदगी भर मानसिक बीमारी जारी रहती है, तो ऐसे मामलों में कई सालों तक भी दवाई जारी रह सकती है। दूसरी जो बात है वो है काउंसलिंग। जी हाँ, समुपदेशन। तो समुपदेशन में कई तरह की काउंसलिंग दी जाती है, जिसमें जानकारी दी जाती है, विचार करने में सुधार कैसे हो, ऐसे अलग अलग तरीके की काउंसलिंग सुविधाएं उपलब्ध है। तीसरा जो एक बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है ट्रीटमेंट का, वो होता है घर वालों की मदद। वो एक बहुत अहम हिस्सा है जो हम इंक्लूड करते हैं। घर वालों को भी इस ट्रीटमेंट का हिस्सा बनाते हैं, मतलब घर वालों की मदद से पेशेंट की मदद ज़्यादा बेहतर तरीके से, पेशेंट का किस तरह के तरीके से ख्याल रखा जाए, ये एक तीसरा हिस्सा है। और एक और तरीका है ECT का, जो बिजली का इंजेक्शन होता है, लाइट का इंजेक्शन होता है वो। तो ये अलग अलग ट्रीटमेंट के तरीके हैं। जो बिजली का इंजेक्शन है ये कि कुछ ही मामलों में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन जो मैंने इसके पहले के 3 तरीके जो बताए, दवाई, काउंसलिंग और घर वालों की या सामाजिक मदद, ये ऑलमोस्ट सभी बीमारियों में बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। और आदर्श तौर पर अगर हम देखें तो ये तीनों तरीके साथ में लेके जब इस्तेमाल करते हैं तो पेशेंट को सबसे ज़्यादा बेहतर तरीके की सुविधा उपलब्ध की जाती है, सबसे बेटर सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है और आदर्श तौर पे ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा रिकवरी का रिज़ल्ट देखा जाता है। जी डॉक्टर, मैं उसी पे आने वाली थी कि आखिर ये सब जो 3 आपने ट्रीटमेंट बताए कि काउंसलिंग और दवाइयाँ और जो घर का सहयोग होता है वो एकत्रित रूप पे ज़्यादा प्रभावशाली होता है, लेकिन क्या ये अलग अलग तौर पे भी अगर किसी ने ऐसा सोचा कि अगर मैं सिर्फ काउंसलिंग ही करूँ और मैं ठीक हो जाऊँगा, तो क्या ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है? कुछ मामलों में हो सकता है, निर्भर करता है कौन सी तरीके की बीमारी है और कितनी तीव्रता की बीमारी है, कितने समय से वो बीमारी चले आ रही है। जैसे मैंने बताया कि डिप्रेशन के एकदम शुरुआती दौर में अगर कोई व्यक्ति काउंसलिंग के तरफ बढ़ता है तो कुछ मामलों में इसका फ़ायदा देखा गया है, लेकिन कुछ मामलों में ऐसा भी होता है कि बीमारी में लगातार बीमारी के लक्षणों में लगातार इजाफा होते जाता है, बढ़ते जाता है, तो फिर दवाई की ओर बढ़ना ही पड़ता है। और कुछ बीमारियां ऐसी होती है कि सिर्फ काउंसलिंग से नहीं ठीक होगी, उसे दवाई की ज़रूरत है ही है। तो ऐसे निर्भर करता है कि किस तरह की मानसिक बीमारी से आप जूझ रहे हैं, कितनी तीव्रता की वो बीमारी है, कितने समय से वो बीमारी चल रही है, किस कारण के वजह से वो बीमारी हुई है। ये सारी चीज़ें तय करती है कि केवल काउंसलिंग की ज़रूरत है या केवल दवाइयों की ज़रूरत है या दोनों चीज़ों की ज़रूरत है। आइडियल तौर पे कई सारे मामलों में मैंने जैसे पहले भी बताया, वापस दोहरा रहा हूँ कि सामाजिक मदद की भी ज़रूरत पड़ती है, दवाइयों की भी ज़रूरत पड़ती है और काउंसलिंग की भी ज़रूरत पड़ती है। ये जब साथ में मिलकर चलते हैं तो सबसे अच्छे तरीके के रिजल्ट्स मिलते हैं। फिलहाल हम जो सिचुएशन में है, कोरोना काल जो चल रहा है, तो बहुत सारे रिसर्च में ऐसा सामने आया है कि कोरोना के वजह से जो लॉकडाउन हुआ, लोग घरों में बंद हो गए, तो इस वजह से जो मानसिक स्वास्थ्य ये संकल्पना थी वो और उभर के आई और लोगों का मानसिक स्वास्थ्य कहीं तो भी बिगड़ गया कोरोना के कारण। तो कोरोना और मानसिक स्वास्थ्य, इन दोनों में क्या रिलेशन है? सबसे पहले तो मैडम मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा, आपने बहुत अच्छा रिसर्च किया, आपने इतना डिटेल में जानकारी हासिल करने की कोशिश की, तो मैं आपको सबसे पहले बधाई देना चाहता हूँ। और ये जो कोरोना से जुड़ी हुई मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी हुई जो भी चीज़ें उभर कर आई है, इसमें दो पहलुओं में मैं देखना चाहूँगा। एक तो कोरोना बीमारी
ये एक पहलू है, और दूसरा लॉकडाउन, ये एक पहलू है। लॉकडाउन या आइसोलेशन कहेंगे, और कोरोना की बीमारी। तो कई लोगों के बीच में मुझे कोरोना तो नहीं हो जाएगा, मैं बाहर गया तो मुझे कोरोना हो जाएगा, या फिर उसे तो कोरोना नहीं हो गया, ये जो डर है, इसके वजह से कई लोगों के बीच में बेचैनी की बीमारी, उदासी की बीमारी काफ़ी हद तक लक्षण बढ़ के आए हैं, ऐसे हमने देखा है। तो कोरोना की बीमारी और उससे जुड़ा हुआ डर, ये एक पहलू हो गया। दूसरा जो है आइसोलेशन या लॉकडाउन। लोग रोज़मर्रा की ज़िंदगी में रोज़ बाहर जाते थे, लोगों से मिलते थे, काम की जगह पे जाते थे, काम की जगह से वापस आते थे, बाहर मॉल में जाते थे, चीज़ें खाते थे, मूवीज़ देखते थे, पार्क में घूमते थे, वापस आते थे। लेकिन जब लॉकडाउन आइसोलेशन की स्थिति आ जाती है तो ये सारी चीज़ें कट जाती है। ये तो आज के तारीख में तय है कि आइसोलेशन, ये जो बाहर कम से कम जाया जाए, कम से कम लोगों से मिला जाए, ये तो काफ़ी लंबे समय तक शायद जारी रहेगा, ताकि लोगों के बीच में एक दूसरे के द्वारा कोरोना का जो फैलाव है वो कम से कम रोकने की कोशिश के लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन जब ये ऐसा किया गया तो मैंने जो पहले चीज़ें बताई, जो सारी चीज़ें हो रही थी लॉकडाउन के पहले, वो सारी चीज़ें रुक गई। तो लोग सामाजिक तौर पर एक दूसरे से अचानक कट गए, और ये जो उनके ज़िंदगी का एक रोज़मर्रा का हिस्सा था, बाहर जाना, लोगों से मिलना, ये अचानक से बदल गया। और ये जो बदलाव की परिस्थिति आई है, जिसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा समय घर पे रहना है, बाहर जाना नहीं है, लोगों से मिलना नहीं है, टीवी नहीं, पिक्चर नहीं देखना है बाहर जाके, मॉल में नहीं जाना है, तो ये सारी चीज़ें जो है ये जब नहीं हो रही है तो ये नया बदलाव है। तो इसके अनुरूप कई लोगों को अपने आप को ढालने में बहुत मुश्किल हो रही है। इसी के साथ साथ एक और कंसेप्ट जो पहले ऑप्शनल हुआ करता था, अब कंपलसरी हो गया है, वो है वर्क फ्रॉम होम। तो वर्क फ्रॉम होम के वजह से भी अधिकतर लोग जो है वो पहले अपने जॉब पर जब जाते थे तो ऑफिस में जाते थे, वहाँ पे काम करते थे, वापस आते थे। लेकिन अब लोग ऑफिस नहीं जा रहे, घर पर रहकर ही काम कर रहे हैं। देखने में तो ये कंसेप्ट काफ़ी अच्छा लगता है, अट्रैक्टिव लगता है, लेकिन असलियत में कई सारे लोग वर्क फ्रॉम होम के लिए तैयार ही नहीं थे। तो उसके हिसाब से जो इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, वाईफाई कनेक्शन की ज़रूरत है या लैपटॉप की ज़रूरत है, लगातार इंटरनेट की सुविधा की उपलब्ध होने की ज़रूरत है, फ़ोन का कनेक्शन अच्छा होना चाहिए, नेटवर्क अच्छा आना चाहिए, इंस्ट्रूमेंट्स अच्छे होने चाहिए ताकि सुनाई दे। ये छोटी छोटी जो बातें हैं, ये सारी चीज़ों के साथ लोग तैयार नहीं थे। तो वर्क फ्रॉम होम में भी लोगों को बहुत सारी दिक्कतें आ रही है। कई बार लोगों को घर के काम भी उसके साथ साथ करने पड़ रहे हैं। तो घर के काम भी संभालो, वर्क फ्रॉम होम भी करो। तो ये सारा जो मेल मिलाप करके जो बदलाव की परिस्थिति जो आ रही है, इसके साथ कई लोगों को अपना तालमेल बिठाने में मुश्किल जा रही है, और इसके वजह से कई लोगों में तनाव की मौजूदगी देखी गई है। और तनाव का फलस्वरूप ही होता है कि फिर कुछ लोगों में कभी बेचैनी की तकलीफ़ देखी गई है, कुछ लोगों में उदासी की परेशानी देखी गई है, कुछ लोगों में ड्रिंक्स या एडिक्शन की परेशानियां बढ़ते हुए समस्या हो सकती है, ऐसा भी देखा गया है। तो ये जो है ओवरऑल जो है ये कोरोना काल का जो है हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर इस तरीके से असर पड़ा है। जी बिल्कुल। समय की सीमा को ध्यान में रखते हुए आपसे एक आखिरी सवाल पूछना चाहूँगी कि हमारे दर्शकों को आप बताइए कि आखिर मानसिक स्वास्थ्य अच्छा कैसे रखा जाए। मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रखने के लिए, जैसे मैंने आपको शुरुआती दौर में बताया था, मानसिक स्वास्थ्य का बहुत गहरा संबंध है शारीरिक स्वास्थ्य से। तो मूल स्वरूप से सबसे आसान तरीका जो है शुरुआत करने का, अपने मानसिक आरोग्य की देखभाल करने के लिए क्या किया जाए इसके मामले में, तो सबसे पहले अपने शारीरिक स्वास्थ्य का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। 6 से 7 घंटे की लगातार एक समय की नींद लेना ज़रूरी है। दिन में सोना नहीं है, रात में सोना है, एक ही बार सोना है, लेकिन 6 से 7 घंटे लगातार सोना है। सही समय पर सुबह उठना है, सही समय पर खाना खाना है। आमतौर पर मैं कई लोगों को सुझाव देता हूँ कि दिन में 4 बार खाओ। सुबह नाश्ता अच्छे से पेट भर के खाओ, उससे थोड़ा कम दोपहर का खाना खाओ, उससे कम थोड़ा शाम का खाओ, उसके बाद रात का खाना खाओ। और सबसे इम्पोर्टेंट होता है, रात का खाने के 2 घंटे बाद आप बिस्तर पर सोने जाइए। इन 2 घंटों के बीच में मोबाइल, टीवी, ये सारी चीज़ें नहीं इस्तेमाल करनी है,
क्योंकि इससे ब्रेन एक्टिवेट होता है और एक क्या कहते हैं उत्तेजित दिमाग को लेकर हम सोने नहीं जा सकते, क्योंकि नींद नहीं आएगी, स्वाभाविक है। शाम को चाय ये सारी चीज़ें टालिए, क्योंकि इससे भी ब्रेन एक्टिवेट होता है, दिमाग उत्तेजित होता है, तो फिर नींद आने में देरी होती है। तली हुई चीज़ों का सेवन टालिए, जितना कम कर सकते हैं उतना कम खाइए, और एक्सरसाइज रेगुलरली कीजिए, बहुत ज़रूरी है। और इसी के साथ साथ मन में लगाव रहे, मन का स्वास्थ्य बना रहे, तो हमारी हॉबीज़, हमारी रुचियाँ, ये जो है इसको वापस जुड़े। मैं जब कई लोगों को पूछता हूँ कि भाई तुम्हारी जो हॉबी है वो उसे परस्यू करो, उसके साथ वापस जुड़ो, तो लोग बोलते हैं हमारी कोई हॉबी नहीं है। तो प्लीज़ एक हॉबी ढूंढिए, उसमें अपने आप को समय दीजिए, कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी होनी चाहिए। मुझे मोबाइल पे पिक्चर देखना, ये मेरी हॉबी, ये हॉबी नहीं, इसमें आप एक्टिवली कुछ नहीं करें, आप काफ़ी पैसिव हो इसमें। सो ऐसी कोई तो भी हॉबी है, उसे ढूंढिए। तो ये अलग अलग तरीके से जो आप है मानसिक स्वास्थ्य को अपना अच्छे से बना के रख सकते हैं। और एक और छोटा सा इसमें टिप देना चाहूँगा, सोशली कनेक्टेड रहिए, मतलब सामाजिक तौर पर लोगों से जुड़े रहिए। भले ही आप व्यक्तिगत तौर पे इन पर्सन जाके नहीं मिल सकते, लेकिन कम से कम फ़ोन पर लोगों से जुड़े रहिए। अपने दोस्तों से रेगुलरली बातचीत कीजिए। अपने घर परिवार, अगर आप बाहर कहीं रह रहे हो, जॉब कर रहे हो और वहाँ पर हो, आइसोलेटेड हो, घर से दूर हो, तो अपने घर परिवार वालों के साथ हमेशा जुड़े रहे, वीडियो कॉल करते रहे, फ़ोन कॉल करते रहे। तो ये बेसिक तौर पे अगर हम ये छोटी छोटी चीज़ें करेंगे तो हमारा मानसिक स्वास्थ्य जो है वो स्वाभाविक तौर पे एकदम तंदुरुस्त रहेगा। जी डॉक्टर, निश्चित तौर पे आपने जो भी मानसिक स्वास्थ्य के बारे में जानकारी हमारे दर्शकों को दी है, तो हमारे दर्शकों को इस जानकारी का उनके जीवन में बहुत ही लाभ होगा, बहुत कारगर साबित होगी ये सब सूचनाएं और ये सब जानकारी। तो सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे इस शो में आए और हमारे दर्शकों से इतनी महत्वपूर्ण बात साझा की। इसी के साथ मैं श्रुतिका आप सभी से विदा लेती हूँ। अपना स्वास्थ्य बनाए रखें, अपने मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान रखें और अन्य खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए केसरी उजाला न्यूज़, सच का नया नाम।